एस ब्लॉक कंपाउंड्स। पीरियोडिक टेबल जिसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस और एस सब सेल्स में आता है ना, उन्हें एस ब्लॉक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो उसमें पीरियोडिक टेबल में हमारी 2 कॉलम आते हैं। सबसे पहला कॉलम हलीना करे रब से फरियाद, है ना। तो हाइड्रोजन को तो हम एक्सक्लूड रखेंगे, हाइड्रोजन अलग से स्टडी होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, इन्हें एल्कली मेटल बोलते हैं। और उसके बराबर वाला है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आपका एल्कलाइन अर्थ है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एल्कली मेटल, उनकी सारी प्रॉपर्टी, फिर हम डिस्कस करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर उनकी प्रॉपर्टी, है ना। तो पहले हमारा आता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स तो यहाँ पर देखिए पीरियड और यहाँ पर आपका एलिमेंट, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सीजियम के नीचे फ्रेंशियम भी है, लेकिन फ्रेंशियम की हाफ लाइफ लगभग 30 मिनट है। तो फ्रेंशियम से हम कोई कंपाउंड बना लें, कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी ले लें, वो सब पॉसिबल नहीं है। तो हम सीजियम के नीचे वाले फ्रेंशियम को कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम इन्हीं की यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो इन्हें पहले एल्कली मेटल यहाँ पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें से किसी भी मेटल को अगर आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो आपका यहाँ पर एक एल्कली सॉल्यूशन क्रिएट करता है। एल्कली मतलब बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो इन्हें एल्कली मेटल्स बोला जाता है। तो वो लिखिए, इसमें पहले वो लिखिए फिर ये लिख लीजिएगा। These are called alkali metals. These are called alkali metals. ये सब के सब आपके ग्रुप 1 या फर्स्ट ए इसमें आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप 1, और जो मेंडलीफ वाली पीरियोडिक टेबल थी मोज़ेलिक से पहले वाली, उसमें 1A 2A ऐसा असाइन किया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ए, है ना। दोनों ही चलते हैं ये। तो लिखिए these are called alkali metals. These are called alkali metals because when dissolved in water, it forms alkali solutions. ये लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सीधा नहीं आए। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर जानेंगे फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस दैट मीन्स ये कैसे दिखते हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, क्या हैं? मेटल हैं। मेटल को जब हम फ्रेशली कट करते हैं, मतलब हमने मेटल को जस्ट कट किया, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा दिखता है, कैसा रंग का दिखता है? सिल्वरी ग्रे इस तरीके का दिखता है ना। मेनली जो फ्रेशली कट है वो सिल्वरी दिखता है, चाहे वो आयरन हो, वो तो फिर आपने हवा में पानी में रख दिया तो उस पर रस्टिंग जम जाती है ना। तो मोस्टली जो मेटल्स हैं वे सिल्वरी दिखती हैं, है ना।
चाहे आयरन हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे टाइटेनियम हो, चाहे निकल हो, है ना। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो आपकी सिल्वरी नहीं दिखती। कौन कौन सी मेटल हैं जो सिल्वरी नहीं दिखती? गोल्ड येलोइश दिखती है, और कॉपर जो रेड येलोइश दिखती है, और एक तीसरी मेटल है सीजियम। सीजियम आपकी येलोइश दिखती है ना। सीजियम आपकी ऐसे दिखती है, ये सीजियम है, ठीक है, ऐसे दिखती है। इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारी मेटल फ्रेशली कट किए जाने पर सिल्वरी लस्टर रखती हैं, और सीजियम आपकी येलोइश लस्टर रखती है, गोल्ड जैसी लस्टर, है ना। तो लिखिए इसमें all the alkali elements ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्ट सीजियम आर सिल्वरी वाइट सॉलिड्स, मतलब वो दिखने पे सिल्वरी वाइट दिखते हैं। फ्रेशली जब कट करते हैं तो उनको फ्रेशली कट सरफेस सिल्वरी होता है, सिल्वरी वाइट सॉलिड्स, फुल स्टॉप। व्हेन फ्रेशली कट they have a bright silvery luster, they have a bright silvery luster, which quickly fades due to surface oxidation. नेक्स्ट लिखिए these are soft in nature, इसी के अंदर चल रहा है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है these are soft in nature and can be cut with the help of knife except the lithium रिलेटिवली इतना सॉफ्ट नहीं है, except the lithium। ठीक है। सीजियम में जो सीजियम है उसका कलर सिल्वरी नहीं क्यों नहीं है, मतलब उसका येलोइश क्यों है, उसमें वो एक्सप्लेनेशन इस तरीके से देता है कि नीचे जाने पे रेडियस आपकी बढ़ती हैं, लेकिन सीजियम तक रेडियस उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतनी तेज़ी से ही बढ़े हैं जितने बढ़ने चाहिए थे। और मतलब ये कहें कि जो उसका जो सबसे आउटरमोस्ट एस सब शेल है वो आपका थोड़ा सा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से, तो जो एस ऑर्बिटल के जो एस सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको जंप कराने के लिए ये आपके ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो फिर फाइनली कॉम्बिनेशन बनता है वो सिल्वरी की बजाय आपका येलोइश टाइप का बनता है। तो ये एक्सप्लेनेशन उसकी दी गई है ना। चलिए इसी में ही आगे लिखेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग, इसी के अंदर चल रहा है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग, तो मेटेलिक बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है इस रिगार्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे वो क्या बोलता है, जैसे कि अंदर एक न्यूक्लियस है जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज से असाइन किया है, बाहर आपके ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए पहला शेल है, ठीक है, उसके बाहर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका नेक्स्ट शेल है, जैसे मान लो मैं सोडियम को ही बना रहा हूँ, ये है, और उसके बाहर आपका फिर एक और शेल है जिसमें आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन और है, ये है, ये आपका एटम है। ये क्या करते हैं, ये अपना ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसे आसानी से लूज कर देते हैं, तो फाइनली आपको ये मिलेगा।
ये इलेक्ट्रॉन आपका निकल चुका है। तो इस पूरे पर फाइनली पॉजिटिव चार्ज आपको ये दिखेगा। तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया कर्नल, KERNAL, NA है या NE, कर्नल, KERNEL, ये आपका है कर्नल। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटलिक बॉन्डिंग की थ्योरी दी गई है उसमें ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ऐसे हर एटम इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है। ट्रांजिशन मेटल्स में हम कई सारे इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है जो इन सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और उसमें ये कर्नल फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ने इन कर्नल को अटैच किया हुआ है, कर्नल की वजह से इलेक्ट्रॉन अटैच्ड हैं। ठीक है, एक आपस में जैसे कि थॉमसन मॉडल है। तो इस तरीके से आपके एक मेटलिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा निकलेंगे या जितनी ज़्यादा आसानी से निकलेगा उतनी ही मेटलिक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है। मतलब यहाँ पर वो हर गारंटी नहीं देता कि अगर वहाँ पर 100 एटम थे 100 के 100 में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो। जितनी इलेक्ट्रॉन का निकलना जितना आसान होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इलेक्ट्रॉन सी बन रहा होगा। जैसे मान लो सीजियम है, सीजियम ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो 100 में से 90 एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। लिथियम में हो सकता है 100 में से 30 ने निकाला है। जितने ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन निकले हुए होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। इस तरीके से मेटलिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर हम इसी चीज़ को यूज करेंगे। ठीक। तो इसमें पहले लिखिए फिर ये बनाइएगा आप, है ना। तो लिखिए द मॉडल प्रपोजेस, हेडिंग डालिए मेटलिक बॉन्डिंग। The model proposed that metal atoms in metallic solids contribute their valence electrons to form a sea of electron. Contribute their valence electrons, इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी, टू फॉर्म ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू फॉर्म ए सी, SEAC ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। The remaining part of atom is called kernel. The remaining part of atom is called kernel, KERNEL, kernel. Full stop. So in metallic bonding, these positively charged kernel floats in the sea of electrons. ये बनाइए। बनाया? नोट करके लिखिए। अब 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे।
पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट लिखिए, मोर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमा स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्डिंग। मोर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉमा स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्डिंग। जितना समुद्र इलेक्ट्रॉन का जो सी है वो जितना ज़्यादा बड़ा बनेगा उतने ही कर्नल स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा, है ना। मोर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमा स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट लिखिए, ये जो कर्नल है ये कर्नल लिथियम का भी बनेगा, लिथियम प्लस, है ना। सोडियम का भी बनेगा, सोडियम प्लस। रुबिडियम का भी बनेगा, रुबिडियम प्लस, है ना। तो चार्ज तो सारे कर्नल पे +1 का ही होगा। तो कर्नल का साइज अगर छोटा रहेगा तो क्या लगता है मेटेलिक बॉन्डिंग तब स्ट्रॉन्गर बनेगी या कर्नल का साइज बड़ा हो तब? साइज अगर छोटा होगा कर्नल का तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जहाँ पर भी हमने देखिए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन मिलते हैं, है ना। तो लिखिए, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, ब्रैकेट में लिखिए, और दैट इज कर्नल। एटम से मतलब कर्नल से ही है, और दैट इज कर्नल। हाँ, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग रिजल्ट उसने लिखा हुआ है। नहीं, उस तरीके से नहीं, वाले इनकी सबकी आयनस एनर्जी कम ही है, इन सबकी इतनी है कि लगभग वो निकल रहा होगा, इस तरीके से मानिए। स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज कर्नल, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट लिखिए, तो यहाँ पर वो कहता है कि क्योंकि इन सबके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन सी जो बनता है वो रिलेटिवली उतना बड़ा इलेक्ट्रॉन सी नहीं बनता। तो इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग, एल्कली मेटल्स में जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो रिलेटिवली वीकर है, और वीकर होने की वजह से ये सॉफ्टर हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर बीइंग ओनली ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, देयर बीइंग ओनली ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, comma, so these metals have weak metallic bonding, so these metals have weak metallic bonding, please stop. As a result, comma, these metals are soft in nature. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट में वो कहता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एटम का साइज, एटम मतलब कर्नल का साइज बड़ा होता चला जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग पुअर होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मेटल सॉफ्टेस्ट टाइप की तरफ हो जाती है, मतलब लिथियम हार्ड है उसके रेस्पेक्ट में नीचे जाते जाते सोडियम बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो लिखिए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, कॉमा, atomic size increases, so metallic bonding decreases, therefore softness of metal decreases down the group, decreases down the group. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडी।
एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, जैसे हम बात करें पीरियड नंबर 3 की, तो उसमें सबसे पहले बैठा हुआ है सोडियम, सोडियम के बाद आगे बैठा हुआ मैग्नीशियम, फिर आपका उधर जाके एल्यूमिनियम, फिर आपका सिलिकॉन, मतलब जैसे जैसे जा रहे हैं आगे तो सबके पास जो नंबर ऑफ शेल हैं वो तो सबके पास सेम ही है, 3 ही शेल हैं। लेकिन जैसे जैसे पीरियड में हम आगे जाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते चले जाते हैं और वो प्रोटॉन साइज को छोटा करता चला जाता है। इसका मतलब सोडियम अगर इतना बड़ा है तो उसके बाद मैग्नीशियम इतना बड़ा है, एल्यूमिनियम इतना बड़ा है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अपने पीरियड में इनका साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस की बात होगी। दूसरा आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो जब मैं देखता हूँ सोडियम से हम बनाते हैं सोडियम प्लस, तो जैसी सोडियम है, सोडियम के पास 3 शेल हैं और जैसी सोडियम से सोडियम प्लस बनता है उसके पास 2 शेल हैं। तो रेडियस सोडियम की मान लो इतनी है तो एन सोडियम Na की इतनी है तो Na प्लस की इतनी है, क्योंकि एक साथ सेल ही कम हो जाता है। ठीक है, तो इन सब की एटम की रेडियस अपनी सबसे बड़ी है और इनके आयन की रेडियस एटम की रेडियस से काफ़ी छोटी है, लगभग आधी जैसी है ना। तो लिखिए एल्कली मेटल एटम्स आर द लार्जेस्ट, alkali metal atoms are the largest in their horizontal periods, in the periodic table, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखिए when the outermost electron is removed, when the outermost electron is removed to give a positive ion, comma, the size decreases considerably, stop। There are two reasons for this, अगर मैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बनाता हूं तो क्या नंबर ऑफ शेल कम हो रहे हैं? अगर मैं बनाता हूं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस तो क्या नंबर ऑफ शेल कम हो रहे हैं? तो मैग्नीशियम प्लस की रेडियस और मैग्नीशियम की रेडियस में क्या होगा? मैग्नीशियम प्लस की रेडियस छोटी होगी, मैग्नीशियम से बराबर होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। क्यों छोटी होती है वो रेडियस? इफेक्टिव चार्ज, कौन सा चार्ज, मतलब कैसे? पहले तो न्यूट्रल था और अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो चार्ज ज़्यादा हो गया। तो फिर अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम प्लस और एल्यूमिनियम की, तो किसकी रेडियस बड़ी होगी, छोटी होगी? एल्यूमिनियम में तो प्रोटॉन और ज़्यादा है ना। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कैटायन बनाते हैं, शेल कम हो रहा है तो और ज़्यादा छोटी हो ही जाएगी, लेकिन अगर शेल नहीं कम हो रहा तब भी कैटायन की रेडियस अपने पेरेंट एटम से छोटी होती ही है। क्यों? देखिए, जब हम आउटरमोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन होता है, उनको कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें रिपल्सन भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स न्यूक्लियस को उनको अंदर पकड़ कर रखना उतना ही मुश्किल होगा। आप समझ रहे हो? अंदर अगर पकड़ कर रख रहा तो और पास ला रहा है एटम, इलेक्ट्रॉन हमने डाला तो वो यहाँ रहना चाह रहा है, लेकिन न्यूक्लियस की वजह से वो यहाँ रह रहा है। न्यूक्लियस ये जिसकी वजह से वो यहाँ रहने के लिए मजबूर है। ठीक है, तो आप इसमें जितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे इनके बीच में आपस में रिपल्सन उतना ही बढ़ेगा, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो रिपल्सन कम होएगा। तो जैसे ही किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन में निकालता हूं तो इलेक्ट्रॉन में होने वाला जो रिपल्सन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दैट मीन्स ये कहें कि न्यूक्लियस अब वो मोर स्ट्रांगली उनको पुल कर पा रहा है। ऐसा मानिए कि एक सोडियम है या मतलब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के 12 बेटे हैं, वे सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं।
मैग्नीशियम है जो उनको कंट्रोल में रखता है, डांट फटकार कर रखता है। मतलब मैग्नीशियम ना हो तो एक दूसरे का वो खून कर दें, इतने लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैग्नीशियम है सबको कंट्रोल में रखता है, तू ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसा नहीं करेगा। अगर एक बेटा कहीं बाहर शहर में नौकरी करने चला जाए तो मैग्नीशियम के लिए अपने 11 बेटों को कंट्रोल में रखना अब आसान हो गया है, उतना ही है या मुश्किल हो गया है? आसान हो गया, क्योंकि अब उसको 11 के लिए टेंशन लेनी है, एक और चला जाए तो अब 10 के लिए टेंशन लेनी है ना। तो किसी एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अब न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली उनको स्ट्रांगली होल्ड कर पा रहा है। ठीक है, तो एल्कली मेटल के केस में क्या है, एक तो ये वाला ही रीजन है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम हो गया है, दूसरा उसमें शेल भी कम हो गया है, तो इसलिए रेडियस सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है। तो लिखिए इसमें 2 रीजन है इसके। पहला, द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड आउटरमोस्ट शेल ऑफ, नहीं शेल आएगा, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है, शेल ही खत्म हो गया है ना। और सेकंड लिखिए, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज नाउ एक्टिंग ऑन, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज नाउ एक्टिंग ऑन लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, lesser number of electrons, that is the attraction of nucleus on electrons increases, that is the attraction of nucleus on electrons increases, which brings contraction in size, which brings contraction in size. So that is the attraction of nucleus on electrons increases which brings contraction in size, है ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये आपकी मेटालिक रेडियस पिकोमीटर में, और ये आपकी आयनिक रेडियस। सर कोई अगर हमारे से Mg प्लस और एल्यूमिनियम पूछे तो हम किस बेसिस पे बता पाएंगे या नहीं बता सकते? ठीक है, हाँ दो क्या, Mg प्लस और एल्यूमिनियम में, Mg प्लस और एल्यूमिनियम में नहीं बता पाएंगे। Mg प्लस की ही छोटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से रेडियस में ठीक ठाक अंतर पड़ता है ना। ये है M की रेडियस ऑफ M है ये, और ये है रेडियस ऑफ M प्लस। ठीक है, तो इसकी है 152 पिकोमीटर, 186 पिकोमीटर, 227 पिकोमीटर, 248 और आपका 265। फिर यहाँ पर है आपका 76, लगभग आधी सी हो गई, 102, 138, 152, 167 पिकोमीटर। डेंसिटी
डेंसिटी लिखिए इसमें ऑल आर लाइट मेटल्स, ऑल आर लाइट मेटल्स, फुल स्टॉप, देयर डेंसिटीज आर लो, देयर डेंसिटीज आर लो, फुल स्टॉप, lithium comma sodium and potassium, lithium comma sodium and potassium are even lighter than water, are even lighter than water, are even lighter than water. For this reason they floats on water. Full stop. Density gradually increases, density gradually increases in moving down, density gradually increases in moving down from lithium to cesium, lithium to cesium. Full stop. Potassium is however lighter than sodium, potassium is however lighter than sodium. तो देखेंगे यहाँ पर डेंसिटी ग्राम पर ml में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम की डेंसिटी है 0.54, सोडियम की है 0.97, पोटेशियम की है 0.86, रुबिडियम की है 1.53 और इसकी है 1.87। ठीक है, ये इनकी रेडियस मतलब डेंसिटी है। डेंसिटी आपकी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मान लीजिए ये आपके बीसीसी को फॉर्म करते हैं, है ना। मान लीजिए सारी मेटल बीसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो एक यूनिट सेल का जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो यूनिट सेल का वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। एटम के साइज बढ़ रहे हैं ना, एटम के साइज बढ़ रहे हैं तो एक जो यूनिट सेल है, क्यूब है, उसका साइज आपका बढ़ रहा है। वहीं इनका उस क्यूब के अंदर जो मास आ रहा है उन एटम्स का, वो भी धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो मास है यूनिट सेल का वो आउटवेट करता है वॉल्यूम को। जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिवली नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो उस एक यूनिट सेल में जो मास आया वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, ये थोड़ा कम तेज़ी से बढ़ा, तो धीरे धीरे आपका ऊपर वो ये बढ़ता चला जाएगा। पोटेशियम के केस में ये मास उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, या फिर हम कहें कि वॉल्यूम रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों एक ही प्रिसाइज ऑर्डर में बढ़े हैं, हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं, है ना। तो पोटेशियम वाले केस में जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा आउटवेट करता है, तो इसलिए पोटेशियम की डेंसिटी रिलेटिवली इससे कम है ना। मान लो ये आपकी ये वाली इस वाली डाटा से ये थोड़ा सा कम है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, कोई समस्या इसमें? सर मतलब आपने ये बोला कि मास बढ़ गया है, या फिर ये मान लो कि वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब मास इतना नहीं बढ़ा है, ये मान लो वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब मास मान ये आप दो तरीके से मान लीजिए कि मास ग्रेजुअली एक रेगुलर फैशन से बढ़ रहा है। कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर बस ऐसा हो रहा होगा इस वजह से ऐसा हुआ है। तो आपने दोनों चीज़ें चेंज करी, या तो एक एग्जैक्ट फैक्ट होता तो आप एक ही बात करते, या तो ऐसे मान लिया कि हाँ ये इस वजह से ऐसा दिखा रहा होगा कि या तो मास कम बढ़ा या फिर वॉल्यूम तेजी से बढ़ गया। दोनों में से दोनों ही चीज़ें ही हैं ना। या तो आप ये मान लीजिए कि मास ग्रेजुअली अपने रेगुलर फैशन से बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी उसी रेगुलर फैशन से बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम मास को आउटवेट नहीं कर रहा, तो ये रेशो प्रोग्रेसिवली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
या फिर हम ये मतलब फिर उसी में ही पोटेशियम का जो वॉल्यूम है रिलेटिवली थोड़ा आउटवेट कर गया है, तो उतना डेंसिटी हम 0.97 से हम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.2 ना, तो 1.2 तक नहीं हो पाई, 0.86 रह गई। ठीक है, ये है इसका। या फिर आप वॉल्यूम को प्रोग्रेसिवली बढ़ाते चलिए, मास को थोड़ा सा आउटवेट ज़्यादा कर दीजिए पोटेशियम के केस में, वही वो थोड़े आउटवेट कम कर दीजिए, वही आएगा, है ना। मतलब दोनों शब्दों के अकॉर्डिंग ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसको पकड़ के चलना है इसको पकड़ के चलना है। बस उसने ये है कि पोटेशियम के केस में वॉल्यूम मास को ज़्यादा आउटवेट कर गया है, तो डेंसिटी हम जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो 1.2 एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन 1.2 नहीं आई है। ठीक है, तो ये लिखिए डाटा, लिख लिया तो नोट करके लिखिए। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम because increase in atomic volume outweighs the increase in atomic mass, नेक्स्ट हमारा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, फोर्थ है ये। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ सॉलिड फेज में है, हम उसे हीट देके सॉलिड से लिक्विड फेज पे लेके आते हैं। ऐसा करने के लिए हमें टेम्परेचर हीट देनी होती है। वे सॉलिड फेज में जितनी मजबूती से एक से के साथ जुड़े हुए हैं, उतनी ही ज़्यादा हीट खाने के बाद वे लिक्विड फेज में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सॉलिड फेज में किसकी वजह से हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से है, और इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग रिलेटिवली पुअर है। ट्रांजिशन मेटल के हिसाब से देखें तो आयरन, निकल, कोबाल्ट के हिसाब से देखें तो इनमें पुअर है, तो ऑब्वियस है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। वहीं नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी फर्दर डिक्रीज होती है, क्योंकि कर्नल का साइज बढ़ रहा है, तो नीचे जाने पे इनका मेल्टिंग पॉइंट फर्दर घटता हुआ नजर आएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग पुअर है। मेटेलिक बॉन्डिंग है जो उन्हें सॉलिड फेज में एक्वायर रख रही है। तो लिखिए, alkali metals have low melting and boiling points. Full stop. These decreases in moving down from lithium to cesium. (186 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा मैंने, 186, 98, 63, 39 और 29। सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। सीजियम ग्लास के ट्यूब में रहता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड है, हम उसे अगर हाथ से पकड़ लें तो मेल्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इनका है 1342, 883, 759, 688 और 671।
एक्सप्लेनेशन लिखिए इसकी। एल्कली मेटल्स हैव वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, एल्कली मेटल्स हैव वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, comma, so the attraction between the atoms so the attraction between the atoms is not so strong, so the melting and boiling points are low, so the melting and boiling points are low. Ionization energy and reactivity. Ionization energy and reactivity. आयनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी एक साथ ही बात करेंगे उनकी, है ना। इनका जो साइज है अपने पीरियड में सबसे बड़ा है, मतलब अपने पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनमें सबसे दूर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा, मतलब अपने पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी इनकी ही होगी, ठीक। फर्दर जब आप नीचे जाते हैं तो साइज फर्दर बढ़ता चला जाता है और साइज न्यूक्लियर चार्ज को आउटवेट करता है, तो नीचे जाने पर फिर उस इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना ज़्यादा आसान होगा उतनी ही आसानी से ये आयन बना सकते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी और को रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिएक्टिविटी इनकी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। तो लिखिए इसमें, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, comma, the outermost electron is far from the nucleus, and can easily be removed, so their ionization enthalpies are relatively low. ठीक है, तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा लिखा जा रहा है, डेल्टा आई आयनाइजेशन H1, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो वहीं आगे और लिखिए फुल स्टॉप, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, कॉमा, हायर द रिएक्टिविटी, सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सोडियम तो हवा में भी चल रहा है, पानी में डाला है तो सीज़ियम तो फिर और बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लोसिव। एक सेकंड अभी मैं आता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इधर से इधर जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो डालते ही NaOH बनता है और साथ में निकलती H2 गैस। वहाँ पर रिएक्शन इतनी तेज़ी से हो रही होती है कि इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि H2 गैस तुरंत हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग पकड़ लेती है। लिथियम को जो डालते हैं तो लिथियम उतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता। इन मेटल में अभी हम आगे भी आएंगे, इस मेटल से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से वायलेंटली रिएक्ट करती है ये, और इससे 10 गुना ज़्यादा रिएक्ट करती है ये। इनके बाद ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव है कि लेबोरेटरी में नहीं कर पाते, है ना। सोडियम पोटेशियम तक की रिएक्शन कर पाते हैं, पोटेशियम भी बहुत खतरनाक लेवल पे हो जाता है। रुबिडियम की रिएक्शन आप लेबोरेटरी में यूट्यूब पे देखिएगा करते हुए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, और सीजियम की भी वहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है।
हाँ, हवा की कांटेक्ट आते ही वो रिएक्शन करने लगेगा सीजियम। हाँ, पानी में डालते ही वो करने लगेगा। तुम पानी का पूछ रहे थे, हवा का पूछ रहे थे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और सक्सेसफुली नीचे वाला ऊपर वाले से 10 गुना वॉयलेंट रिएक्शन हो जाती है। ये लिखिए, इनका जो NS1 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये NS1 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रोग्रेसिवली उसको निकालना आसान है, और इन्हीं की ही आयनेशन एनर्जी सबसे कम भी है ना। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो इसकी आयनेशन एनर्जी सबसे कम होगी, ये सेकंड नंबर पे होगा लगभग। तो इसी की वजह से ये मेटल्स को आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम विजिबल लाइट डाल रहे हैं। तो विजिबल लाइट की जो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, लेकिन ये मेटल्स हैं कुछ जो ऐसा कर पाती हैं विजिबल लाइट के साथ भी। तो लिखिए, द NS1 इलेक्ट्रॉन is so loosely held. The NS1 electron is so loosely held that even the low energy visible light photons can eject this electron from the metal surface. Full stop. This property is termed as photoelectric effect. Full stop. Potassium, rubidium and cesium are used. In photoelectric cells. Next heading डाली, oxidation state. पेन देना जरा। नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कौन सा नंबर हो गया? 6 है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहां पे वो कहता है कि इनका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान है। डाटा मिटा दिया मैंने। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो ये जो है MX जहाँ पे मान लो हेलोजन के ले रहे हैं, इस टाइप के मतलब कि +1 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं कि अगर हम +2 वाला बना लें तो फिर +2 वाला बनने पे तो और ज़्यादा लैटिस एनर्जी आएगी ना। लैटिस एनर्जी तो आयन पे चार्ज के प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर हम इन पे +2 बनाने की कोशिश करते हैं तो इनकी सेकेंड आयन एनर्जी इतनी हाई है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मैं यहाँ पर डाटा लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डेल्टा IH1 किलोजूल पर मोल। ये पहली आयनेशन एनर्जी जो है ये आपकी होती है, ये 520, 496, 419, 403, 376 किलोजूल पर मोल। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें डेल्टा IH2 किलोजूल पर मोल,
तो ये डाटा आपका आता है 7298 4562 3051 2633 और 2230। ये सेकंड आयनिक एनर्जी का डाटा है। तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी निकालने लगूँ और इनसे थ्रू मैं मान लो Na2Cl टाइप के कंपाउंड्स बनाने लगूँ, तो Na2Cl बनने पर Na2Cl की लेटेस्ट एनर्जी NaCl से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने Na को +2 में बनाया है। लेकिन वो लेटेस्ट एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि सेकंड बार जो टाइम जो मैं आयनाइज कर रहा हूँ, वो जो मैं यहाँ पे 4562 किलो जूल एनर्जी दे रहा हूँ, उसको कंपनसेट कर पाए। ठीक है, तो इसलिए जो भी एटम्स हैं ये सिंगली आयनाइज होते हैं, उसके बाद ये अपना कंपाउंड बना लेते हैं। सेकंड बार आयनाइज होने का साहस ये नहीं दिखाते। तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाते हुए हमें दिखते हैं। सर Na2Cl की Na2Cl हाँ सॉरी NaCl2 की क्यों होगी ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पर +2 और -1 मतलब +2 और -1 टाइप के सिस्टम है। ज़्यादा एनर्जी कैटायन एनायन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बनेगी नेगेटिव की, लेटेस्ट एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप देखो NaCl और MgCl2, तो MgCl2 की लेटेस्ट एनर्जी लगभग दुगनी टाइप से कुछ है उससे। लेकिन Mg तो MgCl2 बना लेगा, लेकिन NaCl2 नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी सेकेंड आयन स्टेट देख रहे हो 10 गुना और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाते हैं। देखिए इसमें दीज मेटल्स हैव ए ग्रेट टेंडेंसी। सर ऐसा मतलब एटम्स वगैरह ऐसी टेंडेंसी की शो करते हैं कि अगली चीज स्टेबल बनेगी, इस वजह से वो कम एनर्जी दिखाते हैं उस चीज के अंदर। कि वो तो इस चीज पे डिपेंड करना चाहिए कि उस समय पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। क्या जैसे Mg+ आपने बना लिया, अगला बंदी स्टेबल बनेगा, ये तो हमें पता है कि हम ऊपर से देख रहे हैं। अगला Mg+ स्टेबल होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए दूसरी वाली में ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया आयनाइजेशन में। Mg से आपने Mg+ बनाया, फिर Mg+ से Mg2+ बनना फिजिबल है, क्योंकि आयनाइज एनर्जी तो तब भी जाएगी 1516 से किलो जूल जाएगी, क्योंकि अगली वाली वो है स्टेबल, इस वजह से कम है ना, ड्रास्टिक चेंज कम नहीं हुआ पहले से दूसरी में, क्योंकि Mg2+ स्टेबल है बहुत ज़्यादा। ये कुछ इस तरीके से आप मानिए Mg है, Mg ने Mg+ बना, एनर्जी हमने दी 2+ बना, फिर और एनर्जी दी, फाइनली फिर उसने लेटेस्ट बनाया, वहाँ से एनर्जी निकली। अगर फाइनली आपको एनर्जी देती ही रहने पड़ रही है उस प्रोसेस के लिए, तो एनर्जी आएगी कहाँ से? एक डिब्बे में हमने मैग्नीशियम बंद किया, Cl बंद किया, हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया उसको, चला बेटा अब तो अपना काम कर। लेकिन अगर हर उसमें वो एनर्जी खा ही रहा है, हर स्टेप में वो एनर्जी खाता हुआ चल रहा है, तो एनर्जी फिर आएगी कहाँ से? प्रोसेस तो वो सक्सेसफुली होते हुए नजर आएंगे जिनमें एनर्जी एटलीस्ट निकलती हुई नजर आए। हर स्टेप में एनर्जी निकल रही है, वो अगले स्टेप को चला दे रही है। अगर पहले स्टेप में हमने एनर्जी लगी और फिर अगले स्टेप में भी एनर्जी निकली, हर स्टेप में एनर्जी लगती जा रही है, तो फिर वो सक्सेसिव कैसे वो होगा, है ना? जब हम इंजन में एक बार हैंडल मार देते हैं, तो एक बार हैंडल मारने के बाद जो स्ट्रोक जो कंबशन होता है वो इतना फोर्स क्रिएट करता है कि अगले कंबशन पिस्टन को फिर दबाना पड़ेगा ना अगले राउंड में। पिस्टन अगले राउंड में दबेगा तब वो डीजल को कंबशन वहाँ पर करेगा। तो पहले स्ट्रोक से हमने इतना झटका दे दिया था कि अगले वाले को वो कर जाता है, फिर अगले वाले को कर जाता है, फिर चलता रहता है। कई बार जब इंजन ठंडा होता है सर्दियों में, डीजल इंजन, उसको हम स्टार्ट करें तो एक बार स्टार्ट हो गया ऐसे, और अगली बार में फिर वहीं रुक जाता है, क्योंकि उस पहले वाले कंबशन से उतनी ताकत पैदा हुई नहीं कि अगले वाले को कंप्रेस कर पाए, वहीं रुक जाता है वो। फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा गर्म करते हैं, इस तरीके तब चलता है। तो आप सक्सेसिवली एनर्जी क्रिएट अगर करते जा रहे हो तो बढ़िया है, हो जाएगा प्रोसेस। सक्सेसफुली आप डिमांड कर रहे हो कि एनर्जी मुझे हर स्टेप में चाहिए, तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? नहीं, जैसे हर जगह पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है ना कि यहाँ पे रीजन ये है कि अगला जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से यहाँ पे कम हुई आयनाइजेशन एनर्जी। अगला ज़्यादा स्टेबल है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई है, नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी कम है इसलिए अगला बन गया है। ये नहीं है ना कि अगला स्टेबल बनेगा इस वजह से चीज़ें फिजिबल है। पहले हुआ है, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी की कहानी लिखी गई है। स्टेबिलिटी की कहानी पहले लिख दी, बाद में ये थोड़ा ना होगा।
पहले मेरे पास करोड़ रुपए हैं, उससे मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए हैं, 2 करोड़ रुपए मेरे पास बन जाएंगे तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, ऐसा कौन दे रहा? हाँ देखिए, these metals have greater tendency to lose the ns1 electron. These metals have a greater tendency to lose the ns1 electron to change into m plus ions, That means ये ऐसा बना लेते हैं, आपका m गैसियस फेज में, प्लस आपने दी आयनाइजेशन एनर्जी 1 आपने दी, और ये देने के बाद इन्होंने बना लिया आपका m गैसियस। ये मैग्नीशियम नहीं है, कई बार कि मैग्नीशियम कहाँ से आ गया, मेटल इन गैसियस फेज प्लस आपका इलेक्ट्रॉन, ये वाला बनाया, ये होता है ना, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की लो है। हाँ लिखिए, तो सोडियम को गैस में बदल के किसने देखा होगा कि कैसे देखा होगा, ऐसे कौन कैसे पता लग रहा है कि हाँ तो देखेंगे इसमें। देखिए अगर वो आपका हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, 2 इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर लगाए, उनके बीच में मान लो सोडियम मेटल आपने ऐसे रख दी, सॉलिड ढप ऐसा डाल दिया ऐसे, उनके बीच में वैक्यूम है, आपने हाई वोल्टेज लगाई, कोई करंट फ्लो होएगा? नहीं होएगा, है ना। तो आप क्या करोगे अब कि भाई करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, अब इसे थोड़ा सा मेल्ट करके देखो, लिक्विड में चली गई है, लिक्विड में भी तो नीचे ही तैर रही है ना, कोई करंट फ्लो होएगा? नहीं। अब आपने इसको थोड़ा सा और हीट किया, अब वो वेपराइज फॉर्म में आ गई होगी मेटल अब वेपराइज फॉर्म में आ गई, अभी भी मेटल के एटम हैं उसमें, अभी भी कोई करंट फ्लो होएगा? अब वोल्टेज को और बढ़ाओगे, जब आप वोल्टेज को और बढ़ाओगे तब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक आपस में अपोजिट फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रॉन रिप ऑफ हो जाएगा उसमें से, अब करंट आएगा। तो कितने पोटेंशियल पे करंट आया, वो पोटेंशियल आप नोट कर लोगे, उस पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलोजूल पर मोल में निकाल लोगे। अब करंट आ रहा है, आपने रीडिंग नोट करी कि भाई इतने एम्पियर का करंट आ रहा है, आपने थोड़ा और बढ़ाया, करंट उतना ही है, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं चाह रहा। आपने 100 एटम थे, 100 के 100 से आपने इलेक्ट्रॉन रिप ऑफ कर लिया, निकाल दिया बाहर, करंट उतना ही है। अब आप सोचो, आप गुस्सा आ गया है, करंट आपने और तेज किया, तब जाकर उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, करंट अब एक में सीधा इतना आया। तो लेकिन अगले करंट, पहली वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट पाया, तो अगला डिमांड कर रहा है 50 वोल्ट। तो अब आपको पता चला कि 5 के बाद अगली आयनाइजेशन एनर्जी 50 पे आती है, मतलब पहली आयनाइजेशन एनर्जी अगर 496 थी तो अगली आपकी 4000 समथिंग पे आ रही है। आपको ऐसा पता चला कि हाँ अब ये इसकी सेकंड बार इलेक्ट्रॉन निकला है, फिर आपको और निकालूंगा, फिर अगले करंट बढ़ने का इंतजार करते हो, वोल्ट और बढ़ाते हो, तब तीसरी पता चलेगी, ऐसा पता चलेगा। मेटल को किसने वेपराइज करा? मेटल वेपराइज करने में क्यों सा बड़ा काम है? क्यों 4-5,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं बन सकता? लेबोरेटरी कंडीशन में 4,000-5,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं बन सकता, लेजर से बन जाएगा और किसी चीज़ से बन जाएगा, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं जानता। हाँ क्यों, मतलब 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं है। उसको सस्टेनली काम करना, उस पर कुछ प्रोजेक्ट ऐसा बनाना कि 4,000 डिग्री पर ही ऑपरेट करेगा ये लंबे टाइम तक, 10 घंटे तक, 20 घंटे तक, वो सब चीज़ों में फिर प्रॉब्लम है। थोड़ी देर के लिए आपको बनाना है, कुछ एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो वो सब बिल्कुल हो जाता होगा, है ना। अब लेबोरेटरी कंडीशन में कैसे होता है, किस एपरेटस में होता है, वो एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं पता कि कैसा बर्तन, कैसा वो मतलब वेसल रहेगा जिसमें सस्टेन होगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए द टेंडेंसी टू लॉस दिस इलेक्ट्रॉन, the tendency to lose this electron increases, the tendency to lose this electron increases as we move from lithium to cesium. लिथियम टू सीजियम, ठीक है। तो लिथियम से ज़्यादा आसान है कंपाउंड सोडियम का बनना, प्रोग्रेस विल बी पोटेशियम, ल्यूबिडियम और सीजियम, ठीक है। वहीं फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि ये मेटल आयन बन चुका है, अब इससे आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो सेकंड, तो ये जो आपका बन रहा है m गैसियस 2+, यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस यूजुअली आपका नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की जो डिमांड है वो काफ़ी हाई है।
तो नेक्स्ट उसमें लिखिए, नेक्स्ट लाइन में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट अनदर इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट अनदर इलेक्ट्रॉन from M plus ion is very high because the second ionization enthalpy values are high. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, consequently comma, it is not possible for alkali metals to form M2 plus ions under ordinary conditions M2 plus ions under ordinary conditions full stop. These metals thus show only plus one oxidation state in their compounds. ये लिख लीजिए आप यहाँ. एडवांस वाला टेस्ट, एडवांस की टेस्ट सीरीज वाला और ये जो चैप्टर की बात है वो है. अच्छा, इनका टेस्ट एक दो चैप्टर को उठा के आगे बढ़ाइए. ठीक है, समझ गया मैं. नेक्स्ट लिखिए, हाइड्रेशन ऑफ आयंस. लेकिन अगर टेस्ट नहीं किया, आज बताया कल टेस्ट है. तुम बता देना कब लेना है, मैं टेस्ट बना कर रखूँगा. ठीक है, बताओ कब लेना है. नहीं सर, मतलब आप बताओ ना, ताकि हमारे ऊपर कंपल्शन होगी पढ़ने. बस ये ना हो. आज कौन सा दिन है? सैटरडे है. तो ट्यूसडे में टेस्ट होगा किसका? मेटलर्जी का. मैंने उससे तुम्हें वो भेज दी सॉलिड की वीडियो. ठीक है, तो उसमें टेस्ट होगा सरफेस केमिस्ट्री का. वो तो पढ़ लिया तुमने. कब होगा? ट्यूसडे में. क्या जे एडवांस लेवल का? ठीक है, जे एडवांस लेवल का. हाइड्रेशन ऑफ आयंस. हाइड्रेशन ऑफ आयंस के अंदर हम देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, है ना. सिक्स्थ सेवंथ हाइड्रेशन ऑफ आयंस, है ना. हाइड्रेशन एनर्जी किसको बोला जाएगा? क्या डेफिनेशन बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की? हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोली जाएगी? तो वो जो आयन हम ले रहे हैं, मान लो Na+ ले रहे हैं, तो Na+ को आप सॉलिड फेज में लिवाओगे या गैस फेज में? पानी में जाना चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M+ लिख रहा हूँ. M+ प्लस यहाँ पर एक्वस का मतलब पानी में डाला जा रहा है,
ये आपका M प्लस एक्वस ये बन रहा है आपका। तो यहाँ पर इसका फेज में क्या लिखूं? हाँ गैस बिल्कुल लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। ये हमें लेना है गैस फेज में, ये आपका गैस फेज में, फिर यहाँ पर आपका M एक्वस, ये आपका यहाँ पर ये प्लस। इसका मतलब तो आपको पता है ये क्या है ना। मान लीजिए ये आपका क्या है, Na प्लस है, ये Na प्लस है, ये गैस फेज में है। गैस फेज का मतलब क्या होता है? सॉलिड फेज का मतलब क्या है? पास पास रखे हुए हैं। लिक्विड फेज का मतलब थोड़ा सा मोबिलिटी है। गैस फेज का मतलब है कि एक आयन दूसरे से बहुत दूर है, और ये सोडियम प्लस आयन बहुत दूर है। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो H2O, ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसमें क्या बनाऊं मैं? इस रिप्रेजेंटेशन को मैं पिक्चर में कैसे दूंगा? क्या बनाना है मुझे यहाँ पर? हाँ, तो जैसे जब जीजा जी जाते हैं तो सालियाँ आ जाती हैं जीजा जीजा करते हुए, जीजू जीजू, तो ऐसे ही यहाँ पर ये Na प्लस है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा इसको। वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, देखिए डेल्टा माइनस यहाँ पर, डेल्टा प्लस यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर एक आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्रिएट होगा। आयन डाइपोल अट्रैक्शन मतलब एक तरीके की बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग मान लीजिए, इस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। और जब एक नई बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है तो उससे क्या निकलेगा? उससे एनर्जी निकलेगी। यही एनर्जी को बोला जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप डेफिनेशन में इसको जब पिरोएंगे तो क्या मिलेगा? डेफिनेशन में पिरोएंगे तो आपको मिलेगा कि 1 मोल गैसियस फेज में आयन जब हाइड्रेट होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज द हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन बनेगी। तो लिखिए इसमें the energy released when 1 mole of an ion is dissolved in water to get it hydrated, is called hydration energy. ये लिखिए, ये बनाइए। हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी अब किसके प्रोपोर्शनल होती होगी? पानी तो पानी है, पानी में तो कुछ बदला नहीं है। इस पर डिपेंड करेगा कि ये अपने साइड में कितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, है ना। जो तो फिर ये इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी जिससे कि डिसाइड करेंगे कि ज़्यादा। देखिए पहले एक ये लेयर बनेगी, पहले एक सिंगल लेयर बनेगी, फिर उसके बाहर भी एक और लेयर बनेगी, फिर उसके बाहर भी एक लेयर बनेगी पानी की, है ना। तो एक आयन कितने वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ अट्रैक्ट कराएगा, ये आयन की किस चीज़ पे हम देखेंगे? चार्ज अपॉन रेडियस। हाँ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिवाइड बाय साइज। इस पे आपकी प्रोपोर्शनल होगी। सब में चार्ज तो +1 का ही है,
साइज अगर छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा आएगी। तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी, लिथियम प्लस की या सोडियम सीजियम प्लस की, बताइए। एल्कली मेटल है ना हाइड्रेशन एनर्जी। तो ऑब्वियस है कि साइज बढ़ेगा तो सरफेस चार्ज घटेगी, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये आपकी है -506। माइनस का मतलब निकलने वाली एनर्जी है तो इसलिए -H लगा है ना, एंथैल्पी है। तो ये आएगी आपकी, यहाँ पर आपकी -406, ये आपकी आएगी -330, ये आएगी आपकी -310 और ये आपकी आएगी -276 ना। तो उसमें एक लाइन लिखिए फिर ये उतारिए। सो एज द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस, सो ऐसे लिखिए, सो द साइज, सो नहीं है, एज द साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एज द साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, so hydration energy decreases, so hydration energy decreases, so hydration energy decreases, decreases from Li plus to Cs plus, from Li plus to Cs plus, from Li plus to Cs plus। नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर डालिए, हाइड्रेटेड, ये लिख लिया ये। सर इसमें ये वाली बात नहीं हुई कि जब साइज छोटा हो जाएगा तो जो आयंस है वो तो कम इंटरेक्ट कर पाएंगे उसके सरफेस पे, जो छोटा सरफेस है। तुम कह रही हो कि उसके चारों तरफ ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाएगी, हैं? लेकिन वे डायरेक्ट उसके साथ बॉन्ड, मतलब एक तरीके से उसके बॉन्ड टाइप से नहीं बना रहे कि एक छोटी बॉल के चारों तरफ ज़्यादा बॉल नहीं आ पाएंगे। वे रिलेटिवली थोड़ा सा दूर रह के ही अपना वो एक तरीके से घेरा बना रहे हैं। और उसमें भी ये जो एक लेयर तुम देख रही हो, ठीक है, एक लेयर में सीजियम प्लस के चारों तरफ 50 आ सकते हैं, वहीं लिथियम प्लस के चारों तरफ 20 ही आ सकते हैं एक लेयर में। लेकिन उसके बाद भी अगली लेयर बन सकती है लिथियम प्लस में, अगली लेयर भी बन सकती है लिथियम प्लस में। लेकिन सीजियम प्लस के पास इतना चार्ज नहीं है कि एक लेयर बनने के बाद भी उसका प्लस चार्ज बाहर निकल रहा हो, वो अगली लेयर बनाने में सक्षम हो। तो उसके पास लेयर ही कम है ना। अभी हमने क्या बनाई है, ये एक लेयर है, वाटर के मॉलिक्यूल की एक लेयर है। तो ये एक लेयर नहीं है, उस लेयर के आगे भी एक और लेयर बनेगी, फिर आगे एक और लेयर बनेगी, फिर आगे एक और लेयर बनेगी। तो मान लीजिएगा लिथियम अपने चारों तरफ ऐसी 4 लेयर बना पाता है और सीजियम एक ही लेयर बना पाता है। तो पहली लेयर में तो उसमें 50 हैं और लिथियम में 20 हैं, लेकिन सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में लिथियम प्लस के पास ज़्यादा आयन हैं, हो गए, है ना। ये है। नेक्स्ट लिखिए हाइड्रेटेड रेडियस। इसी के अंदर है ये हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस तो यहां पर देखिए ये आपका Li प्लस है, छोटे साइज का है ये, लेकिन इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इतना ज़्यादा है कि जैसे एक लेयर ये आ गई, फिर उसी तरीके से एक लेयर और आ गई, फिर और आ गई। तो यहाँ पर ये एक तरीके से इतनी बड़ी ये एक तरीके से हाइड्रेटेड रेडियस बना पाता है। ठीक है, ये तो खुद छोटा है, लेकिन ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितनी लेयर है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी हाइड्रेटेड रेडियस बनाता है। उसके बाद आपका आता है सोडियम।
तो सोडियम प्लस का साइज रिलेटिवली बड़ा हो गया है, लेकिन लेयर आपकी रिलेटिवली ये छोटी हो जाएंगी, तो ये आपका साइज आपका एक कम हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपका है पोटेशियम, तो ये साइज आपका और कम हो गया है, पोटेशियम आयन खुद बड़ा हो गया है। उसके बाद आपका रुबिडियम, ये और बड़ा हो गया है लेकिन रेडियस आपकी और छोटी हो गई है। उसके बाद आपका सीजियम, सीजियम का साइज आपका और बड़ा हो गया है लेकिन कम लेयर बन पाई तो इसका साइज आपका और छोटा हो गया है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्योंकि वो आयन कम पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से अपने चारों तरफ फैला पा रहा है तो रेडियस कम वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लिथियम की हाइड्रेटेड रेडियस सबसे बड़ी है और सीजियम की हाइड्रेटेड रेडियस सबसे छोटी है। हाँ, इसकी अपना साइज बड़ा है लेकिन इसने जो अट्रैक्ट किए वे कम है तो इसकी ओवरऑल रेडियस छोटी हो पाए, है ना। तो इसमें लिखिए हाइड्रेटेड रेडियस इज डिफाइंड एज hydrated radius is defined as the radius of ions and closely bounded water molecules full stop. The smaller the cation, comma, greater is the degree of its hydration. So the hydrated radius decreases down the group. The hydrated radius decreases down the group. मतलब ऐसा है कि जैसे कोई बारात जब चढ़ती है तो बारात कितनी बड़ी है ये आदमी के ओहदे से तय होती है, कितना बड़ा आदमी है ना। कोई बड़ा आदमी है, बड़ा कोई कहीं मिनिस्ट्री में है तो आप देखेंगे बारात बहुत बड़ी होगी, मतलब कई हजार आदमी की बारात है। जो बारात जब चढ़ रही होती है तो सड़क पर चल रही होती है तो बहुत बड़ी बारात है भाई। और कुछ बारात एक यूट्यूब पे को पड़ा हुआ है, एक उसमें बारात ऐसी जा रही है, उसमें वो उस पर बैठा हुआ है घोड़ी पे तो और वो बैंड बजाने वाले हैं बस कोई नहीं, उसके पीछे उसकी माँ है, माँ बाप, 1 2 3 4 5 लोग हैं, वे चल रहे हैं। तो उसमें कमेंट था कि ये किसी की शादी में जाते वाते नहीं होंगी इसलिए इसकी शादी में नहीं आए, बस पे बैंड वाले हैं, वो घोड़ी पे बैठा है, 4 5 लोग और बस वे चल रहे हैं कि ये कैसी बारात जा रही है भाई। हाँ, तो वही उसमें काफ़ी फ़नी है, उसमें बहुत कमेंट्स बहुत फ़नी हैं। तो कमेंट्स भी पढ़ते हो आप? अरे वो कमेंट्स मतलब वो कई बार वो यूट्यूब में जो आ जाता है कि इसके कमेंट्स कुछ वो दिखाने वाला ऐसा नहीं आ जाता, वो कमेंट्स मैं ऐसे खोल कमेंट पढ़ूंगा इतने कि इसके कमेंट क्या है। तो ये इसकी सरफेस चार्ज ज़्यादा है, ये ज़्यादा पावरफुल है तो इसने अपने चारों पर ज़्यादा बड़ी बारात जोड़ ली है पानी की, फिर इसने छोटी जोड़ी, इसने छोटी और जोड़ी, है ना। इस तरीके से हुआ है। इसको बनाइए। सर जैसे एक वो है कि फोन वगैरह में या फिर यूट्यूब शॉर्ट वगैरह में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से शॉर्ट्स आते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता आपके फोन में ऐसे शॉर्ट्स आते होंगे कि पहले ये वीडियो देख लो फिर इसे कमेंट करना। शॉर्ट्स तो मैं कैसे ही देख लेता हूँ, शॉर्ट्स में कहाँ से वो, वैसे जो बड़ी वाली वीडियो हैं वो मेरे हिसाब वाली ही आती हैं। कैसे देखते हो आप बड़ी वीडियो? शॉर्ट्स तो मैं कैसे देख लेता हूँ, वैसे वाली वीडियो में वैसे देखता हूँ, साइंस से रिलेटेड जो चैनल हैं वही देखते रहते हो? वो देखने मुझे अच्छा लगता है। कुछ जो ये वैसे पॉलिटिकल वाले टाइप से, कुछ जैसे ईरान इजराइल वार चल रही है उसमें क्या चल रहा है, कुछ ऐसे देख लेते, मतलब मिक्स टाइप के से आते हैं। हाँ, रिलेटिवली उस डायरेक्शन में इंक्लाइंड।
पिकोमीटर में होंगे। ये पिकोमीटर में ही है। सर एपेटाइट फैमिली कौन सी होती है? एपेटाइट तुम ही तो पूछ रहे थे, कोई और भी पूछ रहा था? हैं? देवांशी पूछ रही होगी आपसे। नहीं, अभी तो कोई पूछ रहा था। अच्छा 11th का बच्चा पूछ रहा था। हैं? 11th का बालक है वो पूछ रहा था। हाँ, वो पूछ रहा था। वो नहीं पता, मुझे नहीं पता, नेट पे चलेंगे कैसे, कुछ मैंने पढ़ा नहीं। हाँ, नेक्स्ट उसमें लिखिए आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी सर मेंस में इतनी सारी चीजें हैं जो मतलब नहीं आते, आपको भी नहीं आती और पता नहीं चल पाती कहाँ से है। अब बात वही, अब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि किताबें तो मैंने बहुत अच्छी पढ़ी, मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, अच्छा टीचर भी रहा हूँ, अच्छा स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैंने ठीक ठाक किताबें पढ़ी हैं। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसमें उल्ट सुलट कुछ ना कुछ उसने फेंका है ना, ऐसे ही पहले फेंक दिया, अब तो पढ़ ले कहीं से। इनफैक्ट आप एनसीईआरटी का पहला दूसरे पेज हर चैप्टर का वो देखो, उसमें इतना सारा डाटा फेंके रखता है वो, कौन याद करेगा भाई इतना डाटा वैसा। हर चैप्टर में कुछ कुछ, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो पहले दूसरे पेज में सीधा डाटा रहता है सर, फैक्ट 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 फैक्ट, उसके बाद आगे चीज़ें चलती हैं, उनको कौन याद कर लेगा, वहीं से कहीं से उठा के किसी कोने में से दे दिया होगा, कुछ और होगा। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि आपको नहीं लगता आपको भी उन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए ताकि नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप संभाल कर रखिए, उनकी अच्छी कहानी बनाइए, उनको याद करने की ट्रिक उनको स्टूडेंट को पढ़ाइए। जो ऐसी चीज़ें हैं उनकी कहाँ लिमिट कहाँ है, फिर ये बताइए। और उससे क्या होता है, मान लो जैसे मैं फालतू के 50 फैक्ट्स मैंने एनसीईआरटी से पढ़ लिए और मैं क्लास में पढ़ाए जा रहा हूँ, तो फैक्ट का मैं स्टूडेंट को क्या पढ़ा दूँ? फिर वो भी कहेगा सर इसे कैसे याद करें। फैक्ट पढ़ा जाओ बेटा, ये फैक्ट याद कर लो, ये फैक्ट याद कर लो, तो पढ़ाई कहाँ चल रही है, वो तो फिर वो एनसीईआरटी से पढ़ लेगा बालक। चीज़ें ऐसे ही नहीं चाहिए, मैंने भी ये पढ़ाया, ये एक्सप्लेन किया, ये पढ़ा है, ये एक्सप्लेन किया, ये टीचिंग है। फैक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्ट ही तो परोस रहा हूँ, तो उसमें ना तो कोई टीचिंग में ऐसा कुछ आनंद आएगा, ना बच्चे को कुछ लगेगा कि हाँ हमने कुछ एक्सप्लेन हुआ, हमें कुछ समझ में आया। उसमें पढ़ाने में भी मैं क्या करूँगा, है ना। और ऐसे फिर वही है कि ऐसे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, कोई जो टॉपर बच्चे रहते हैं वो भी नहीं करके आते, तो टॉपर नहीं करके आते तो फिर आप ऐसी चीज़ों में जो एवरेज बच्चे हैं उसका तो बहुत टाइम वेस्ट करा दोगे। एवरेज बच्चा तो अपनी वैसे नॉर्मल जो चीज़ें उन्हीं को नहीं संभाल पा रहा, तो अपने फैक्ट और प्रूफ दे बेटा ये और याद करने हैं, उसे तो लगेगा ही ना कि हाँ टीचर ने पढ़ाया है तो इम्पोर्टेंट होगा, वो उनमें ही फंसा रह जाएगा फैक्ट में ही, तो उससे कुछ फ़ायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। आयनिक मोबिलिटी क्या है कि ये जो आयंस हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में कितनी तेज़ी से मूव कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, कि अगर आप एक सॉल्यूशन भर रहे हैं LiCl का वो कितनी कंडक्टेंस दिखाएगा, और आप आयन भर रहे हैं मतलब कि सॉल्यूशन भर रहे हैं CaCl का वो कितनी कंडक्टेंस दिखाएगा। तो आयन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके साथ जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही स्लोली मूव हो पाएगा, है ना। मतलब बारात जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी ही स्लोली चल पाएगी। भैया बारात तो 4 घंटे हो गए चढ़े हुए और अभी तक पहुँचे नहीं वहाँ पे, ऐसा हो जाएगा ना। छोटी बारात जैसे वो 4-5 लोग हैं धड़ भागे चले जाएंगे। तो वही है आयनिक मोबिलिटी, जितनी बड़ी हाइड्रेट रेडियस आयनिक मोबिलिटी उतनी ही डाउन होगी। तो उसी से भी आप गैस लगा सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि Li+ की आयनिक कंडक्टेंस कम होगी, Cl+ की ज़्यादा होगी। तो लिखिए द मोबिलिटी ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, द मोबिलिटी ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन under the influence of electric field is known as ionic mobility, नेक्स्ट हमें लिखिए स्मॉलर द हाइड्रेटेड रेडियस कॉमा ग्रेटर द आयनिक मोबिलिटी, ग्रेटर हाँ स्मॉलर द हाइड्रेटेड रेडियस
ग्रेटर द, हाँ, स्मॉलर द हाइड्रेटेड रेडियस कॉमा ग्रेटर द आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे फ्लेम कलरेशन, 8वां आ गया है ना। वही है, ये 8 है, ये फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन, जो एल्कली मेटल हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो इनफैक्ट बुनसन बर्नर जो होता है, जो लैब में बर्नर होता है जो स्पिरिट से चलता है, उसके फ्लेम में भी उतना टेम्परेचर है कि वो डायरेक्ट मेटल या मेटल के सोल्ट को अगर आप रखें तो उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर एनर्जी में ले जाता है। फिर वही इलेक्ट्रॉन जब लोअर में अपने आप आते हैं तो फिर वे एक लाइट मतलब एक फोटोन एमिट करते हैं, उसकी वजह से लाइट में जो फ्लेम है, फ्लेम में कलर आ जाता है, तो इसी को बोला गया है फ्लेम कलरेशन। तो लिखिए इसमें द एल्कली मेटल्स एंड देयर सोल्ट्स the alkali metals and their salts impart a characteristic color to Bunsen burner flame, सर जिन मेटल्स के प्योर कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता, जैसे बहुत सारी लोहा, आयरन, निकल, तो सर उसका रीजन ये है कि वो उस रेंज में कलर निकाल रहे हैं जो हमें देखने का, या फिर निकाल ही नहीं रहे, वे उस रेंज में निकाल रहे होंगे जिस रेंज में हमारी वो विजिबल रेंज में नहीं निकाल रहे, मतलब ये वे विजिबल रेंज में नहीं होगा, विजिबल रेंज में उनका नहीं होगा, तो हमें उसमें कुछ दिखेगा नहीं, कलर सिंपल फ्लेम का अपना कलर दिखता रहेगा बस। सर इतनी सारी चीजें तो देख नहीं पाए हम अपनी जिंदगी में, जो हाँ, तो हम तो जो स्पेक्ट्रम है उसका एक बहुत नैरो बैंड देख पाते हैं। अगर आप देखो तो जो सांप वगैरह रहते हैं ये इंफ्रारेड भी देख पाते हैं, इंफ्रारेड की दुनिया भी तो देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। तो हम तो पता भी करना है कि इंफ्रारेड दिखता है तो ये चीजें कैप्चर करेगा, वो भी नहीं दिखेगा। हम अगर जैसे मोबाइल है, मोबाइल से इंफ्रारेड की जो दिख जाती है, जैसे रिमोट की जो लाइट है वो दिख जाती है, लेकिन वो फिर विजिबल में बंद कर दिखती है ना। हम तो बेसिकली जो भी अगर किसी भी तरीके से दिख रहा है तो विजिबल ही दिख रहा है, हाँ, बात खत्म, विजिबल ही देख पाएंगे, जब हमारी आंखों की लिमिट यही है। जैसे कुत्ते होते हैं, हम जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, है ना। जो कुत्ते होते हैं वे 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा आगे की सुन पाते हैं। तो एक कंपनी थी, उसने डॉग फूड है कुछ, उसने वो जो टीवी वगैरह है उनके स्पीकर तो 30 किलो हर्ट्ज भी पैदा तो कर ही देंगे ना। तो वो ऐड था जो कुछ ऐसा फ्रिक्वेंसी पे बनाया था जिसे कुत्ते ही सुन पाते हैं, है ना। आम आदमी अगर बैठा टीवी चल रहा है वो ऐड आ रहा है तो हम आज नहीं सुन पाएंगे। तो ये जो ऐड है ये ऐसा ऐड बनाया था जिसे कुत्ते ही सुन पाते हैं, कि भाई अगर इसे ऐसा सुन पाते थे कि आदमी भी सुन लेते तो कुत्ते तो तब भी सुन लेते। तो क्या समस्या थी, कुत्तों को ही अगर सुना रहा है तो आदमी अगर सुन लेते तो क्या समस्या थी, वैसे भी बना देते। अब उसने बनाया तभी तो मैंने चर्चा करी, नॉर्मल ऐड बनाते तो क्यों चर्चा करते, इसलिए बनाया, चर्चा हो। अच्छा, ये चर्चा हो। तो लिखिए इसमें लेफ्ट साइड में लिखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट साइड में फ्लेम कलर। ये तुम कहाँ लिख रही हो, ये तो फिर इसके बाद की कहानी है ना। अच्छा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसके आगे फ्लेम कलर। लिथियम का जो फ्लेम कलर है क्रिम्सन रेड है, क्रिम्सन रेड, ये सेब जैसा लाल को क्रिम्सन रेड बोलता है वो। सोडियम का है गोल्डन येलो,
पोटेशियम का है पेल वॉयलेट, रूबिडियम का है रेड वॉयलेट और सीजियम का है वॉयलेट। सीजियम का है वॉयलेट। इसी के नेक्स्ट आगे सेक्शन में अब ये बहुत सारे क्रिम्सन रेड पेल रेड तो याद नहीं हो पाएंगे और वो इतना बारीक फंसाने वाला भी ज़्यादातर नहीं पूछेगा, है ना। तो हम इनको रेड येलो वॉयलेट 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 लिख लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए रेड येलो वॉयलेट 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 और कहानी इसकी हो जाएगी लाल पीले 3 बैंगन। बैंगन होता है ना बैंगनी, तो लाल पीले और 3 बैंगन है ये। तो इससे हमें ये मेमोराइज हो जाएगा लाल पीले 3 बैंगन। ये इसका एग्जैक्ट कलर है, ये देखिए ये लिथियम का है, ये ऐसा कलर है, ये क्रिम्सन रेड है, ये गोल्डन येलो है। ये तीनों वॉयलेट ही हैं, बस इसमें वॉयलेट में हल्का सा रेड सा आ रहा है कुछ, है ना। ये पेल वॉयलेट है, सॉरी ये पेल वॉयलेट है। रेड तो साला इसमें दिख रहा है, इसमें क्यों ऐसे बना रखा पता नहीं क्या है। मतलब इस तरीके के ये बाकी तीनों वाले कलर हैं, है ना, इस तरीके से कलर है ये। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखिए द येलो कलर ऑफ स्ट्रीट लाइट बल्ब। अब स्ट्रीट लाइट पे आप तो एलईडी आते हैं, एलईडी वाले बल्ब हैं, है ना। लेकिन पहले अगर आप देखो से 6-7 साल पहले भी, तो रात में जो सड़कों पे जो लाइट होती थी येलो कलर की जलती थी, है ना। तो उस येलो कलर की लाइट में जो बल्ब होता था, एक बड़ा सा बल्ब, उसमें सोडियम वेपर होती थी, उसमें एक फिलामेंट होता था। फिलामेंट से सोडियम को वेपराइज किया जाता था और उस हीट से, वहाँ पर फिलामेंट की हीट से सोडियम एक्साइट होकर फिर जो लाइट इमिट करता था उससे भी येलो लाइट इमिट होती थी। बात यह है कि अगर आप इनकैंडिसेंट बल्ब लगा दो सिंपल, जिसमें फिलामेंट हीट हो रहा है, तो जो सिंपल फिलामेंट जो हीट होता है उसकी लगभग 10% ही एनर्जी विजिबल लाइट में जनरेट हो पाती है, बाकी इंफ्रारेड टाइप से ख़त्म हो जाती है। सिंपल 100 वाट का बल्ब आता है, 100 वाट में से केवल 10 वाट ही है जो विजिबल लाइट में वो जनरेट कर पाता है, बाकी इंफ्रारेड में हो जाती है। घर में लाइट के बल्ब आते हैं, अब नहीं आते हैं। फिलामेंट वाले कांच वाला फिलामेंट के बल्ब आते हैं, जिसे इनकैंडिसेंट बल्ब बोलते हैं, जो घर में लगाते थे, उनमें वे लगभग उनकी एफिशिएंसी 10% रहती है। 100 वाट अगर है तो 100 वाट में से 10 वाट ही जो विजिबल लाइट में इमिट कर रहा है, बाकी 90 वो यूवी इंफ्रारेड में ख़त्म कर देता है। अब जो सड़क पे आपको लाइट जलानी है वो काफ़ी वाट की रहती है, तो वहाँ पर भी अगर आप 1000 वाट का बल्ब लगाएंगे तो केवल 100 वाट लाइट आ रही है, तो उसकी बजाय उस बल्ब में आप सोडियम डाल देते हो। उसमें फिलामेंट हीट होता है, फिलामेंट हीट होने से सोडियम वो वेपराइज हो जाती है और उसी की गर्मी से सोडियम के अंदर ट्रांजिशन होता है, जिससे जो लाइट निकलती है येलो लाइट है, उसकी एफिशिएंसी उससे बढ़ जाती है। हाँ, लाइट येलो होगी, बस रात में रोशनी येलो कलर की होगी, लेकिन वो 20, 25, 30 जो भी % हो उसकी एफिशिएंसी लाइट वो बढ़ जाती है। 30% अगर हो गई तो 300 वाट तो कम से कम काम आ रहा है, तो इसलिए वे येलो सोडियम बल्ब रहते हैं। सोडियम के अंदर भी ये लिखिए जरा, द येलो कलर ऑफ स्ट्रीट लाइट बल्ब, द येलो कलर ऑफ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज ड्यू टू सोडियम वेपर, इज ड्यू टू सोडियम वेपर, इज ड्यू टू सोडियम वेपर। सोडियम के अंदर भी ये आपका 3s1 से 3p इसमें ट्रांजिशन करता है, ये एनर्जी लेके, है ना। और जब ये वापस फिर यहाँ पर लौटता है तो यहाँ पर जो एमिट करता है ये येलो है, ठीक है। 3s और 3p के बीच का जो एनर्जी गैप है वो येलो कलर का है, ठीक है। तो यहाँ से ये येलो आती है, डी लाइन इसे बोल देते हैं, सोडियम की डी लाइन है ये। रिड्यूसिंग नेचर, नेक्स्ट लिखिए, ये है 9वां, है ना, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर अगर आप किसी को रिड्यूस करना चाह रहे हो तो रिड्यूस करने के लिए लगते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर किसी एटम की आयनस एनर्जी लो है तो वो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और उस इलेक्ट्रॉन से किसी दूसरे को रिड्यूस कर सकता है।
तो लो आयनस एनर्जी वाले जो एटम मेटल्स हैं, एटम्स जो भी हैं, उनकी वे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। लिखिए द एलिमेंट कॉमा विच हैज़ लो आयनस एनर्जी, द एलिमेंट कॉमा विच हैज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी acts as a good reducing agent, acts as a good reducing agent, full stop. Alkali metals acts as strong reducing agents, alkali metals acts as strong reducing agents as their ionization energy value are low, as their ionization energy value are low. ठीक है। अब रिड्यूसिंग नेचर की हम चर्चा करेंगे दो तरीके से, गैसियस फेज में और एक्वस फेज में। तो पहला यहां पर देखिए इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में हमें बेसिकली देखना होगा मेटल है वो गैस फेज में है, इससे हम यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, है ना। मेटल गैस फेज में है, यहाँ पर हम क्या देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 1 देंगे। इससे ये क्या बन जाएगा, इससे ये आपका मेटल गैसियस फेज में ये आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन हमें निकाल के ये दे देगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन होगा किसी दूसरे का। ये इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दे दिया जाएगा, इसको उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा, इतना अच्छा इसका रिड्यूसिंग करैक्टर बोला जाएगा। तो बताइए लिथियम से सीजियम पे जाने पर रिड्यूसिंग करैक्टर क्या आएगा? रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर आपकी क्या आ जाएगी? लिथियम से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग जो होगा आपका सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर आपका रुबिडियम और फिर आपका सीजियम, ये आपका आएगा। ठीक है। एक्वस फेज वाला ये बड़ा है, इसे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है।